हेलो बच्चों, आ गए हैं एक और नए सेशन में। आज बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सारे बेटा तेरे डिस्कस होने वाले हैं। आई नो डिसकंटिन्यूटी है वीडियोस की, लेकिन बेटा एक एक करके थोड़े थोड़े वीडियोस में सेव करते जाऊंगा ड्राइव वगैरह पे, ताकि तुम्हें इजीली एक्सेस मिल पाए, इजीली एक्सेस मिल पाए उसका। हंसने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस ले पाओगे तुम। सारे डिस्कशंस को छोड़ के बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ जा। बेटा 3 से 4 क्वेश्चंस तेरे नीट में जरूर बनता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से। बेटा इजी चैप्टर है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ये बेटा ध्यान रख। बेटा जो बच्चे तेरे लिंक वगैरह कर रहे हैं, तुझे बोल रहे तेरी 11th फेल है, 11th का कुछ मत सोच, 11th तेरी वेस्ट होने दे, कुछ भी होने दे। सारे अपन कॉन्सेप्ट्स लिंक करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, तेरा 12th जारहाना तरीके से सॉल्व होगा। फिर बेटा तेरी नीट इतनी मस्त जाने वाली है ना सर, कि बेटा तू सब्सक्राइब करके ही जाएगा चैनल को। आजा बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेटा एक बार ये वीडियो देखने से पहले पूरा चैप्टर पढ़ के आओ, एक बार क्वेश्चंस देख के आओ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। और अब भी अपन डिस्कस करने वाले हैं मेन टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेटा पहला मेन टॉपिक है बेटा, पहले इंट्रोडक्शन से, कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सर टेक्स्ट बुक हमें बताती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज the total well-being in all aspects of reproduction। physical aspects हो गया, emotional aspect हो गया, and recall करते जाओ, आग बंद करके भी तुम रिवाइज कर सकते हो। बोर्ड का कुछ काम नहीं है इस वीडियो में, बोर्ड के पास मिनिमल बोर्ड का काम है, जब भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि बोर्ड पे ध्यान देना। अभी बोर्ड का कुछ काम नहीं है। एनसीईआरटी का पेज खोल ले बेटा तू, चैप्टर 3 न्यू एनसीईआरटी की बात जब भी मैं कर रहा हूं, क्या डिस्कस कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोले सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है कि कंप्लीट हेल्थ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सारे एस्पेक्ट्स कवर करो, सारे एस्पेक्ट्स, सोशल होने दो, फिजिकल होने दो, इमोशनल होने दो, या फिर बिहेवियर एस्पेक्ट होने दो, बिहेवियर एस्पेक्ट। तो बेटा अपन कभी बोलते कि यार रिप्रोडक्टिवली अपनी ये सोसाइटी हेल्दी कभी है, जब भी अ सोसाइटी with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among all sex related aspects is termed to be a reproductively healthy family। इसका जरा सर एक्सप्लेन करके बताओ बेटा। रिप्रोडक्टिवली अपना प्यूबर्टी के बाद सारे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने एक्टिव हो जाते हैं, या फिर पुट इट इन गुड वर्ड्स दे बिकम फंक्शनल। अगर तुम्हारे टीचर्स को गुड वर्ड्स चाहिए, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है गुड वर्ड्स की, तुम्हारे वे में एक्सप्लेन करना सीखो। ट्राई टू टीच समवन एल्स सो दैट यू कुड बी ग्रेट। तो बेटा क्या मेन डिस्कस कर रहे थे? एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन वाइज अपन ने देख रहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। दूसरी चीज़ है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, मतलब अपने ऑर्गन्स, वी आर इन एडोलेसेंस एज, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर क्वाइट मच एक्टिव, दे आर फंक्शनल, एंड वी आर नॉर्मली and also behaviorally we are all accepted to that। we are treating the all sexes the sexual activities as normal thing, and all emotional and behavioral interactions are normal, and we are taking care and thinking about the reproductive parts. Then it is termed as reproductively healthy society। this society will be reproductively healthy। so beta इसका मेन टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। क्या थी बेटा अपनी कंट्री? बेटा फर्स्ट कंट्री थी
कि बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में टॉक करने वाली फर्स्ट कंट्री थी इंडिया। उन्होंने बोला सर फैमिली प्लानिंग का तुम इनिशिएटिव प्रोग्राम सेटअप कर लिया सर। उसकी डेट क्या है 1951। क्वेश्चन आ सकता है, किधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी मेरे साथ फॉलो करनी है, सबको मेरे साथ फॉलो करनी है। ओके पहली अपनी कंट्री थी इंडिया जिसने प्लान इनिशिएटिव लिए कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने की कोशिश की। फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया इन 1951। देन उन्होंने ग्रेट या सबसे बड़ा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें ऑल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर हो पाए। वो कौन सा था बेटा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेटा इंडिया ने किया। उन्होंने क्या बोला सर, जो भी सर रूरल एरिया के लोग हैं उनको सारों को सेक्स एजुकेशन अपन दे देंगे। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सप्लाई करे ताकि people could be aware of sex education. It is an important topic. It is the important topic of today's scenario. बेटा सबको जानने की ज़रूरत है because in the rural areas people think that to talk about reproduction is a taboo for them. It's a taboo for them, but it is not that case. We have to understand and we have to learn simultaneously. Understanding and learning goes hand in hand. Okay बेटा इन्होंने सेटअप्स किए कि सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और जनरली तुम्हारा चैप्टर आ जाता है 7th 8th स्टैंडर्ड में। यू आर इंट्रोड्यूस्ड विद द चैप्टर एंड दैट इज ग्रेट। देन उसके बाद टू inculcate the problems of the adolescents कि उनके क्या problems आ रहे हैं, उनके issues क्या हो रहे हैं। इसलिए जनरली स्कूल्स में काउंसलर्स बैठते हैं। काउंसलर्स को भी मोटी फीस सैलरी मिलती है कि बेटा गाइड करो तुम बच्चों को। they are learned counselors, they can guide the adolescents which from the phase they are going through, to tell them about sexually transmitted diseases। तो उसके बारे में क्या करना है, उसको कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स सब अंडर आते हैं RCH के, जिसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके और क्या बताना? एजुकेटिंग पीपल अबाउट postnatal care, prenatal care, the importance of breastfeeding, the marriageable age, child marriage वगैरह। marriageable age को follow करो। what is the marriageable age according to you? If you have read the lesson, I will ask you a question. What is the marriageable age for a girl and for a boy? You can answer in the comment box. So the answer will be how you will put it. According to the government of India, girl, the marriageable age for a girl is 18 years and a marriageable age for a boy is 21 years. Got it? It is written in the text also. Okay, important सारा हो गया। Equal opportunities फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये बेटा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो मुद्दे पे अपन जानने वाले हैं वो मुद्दा है एक इम्पॉर्टेंट टर्म से तुम्हें वाकिफ कराना। अभी बेटा बोर्ड पे आ जा, थोड़ा बोर्ड पे आ जा। यहाँ पे क्या मुद्दा है वो बेटा आज का? एमनियोसेंटेसिस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए बेटा बोर्ड पे मैं चला गया हूँ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एमनियोसेंटेसिस का क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, हो जाए CBSE के एग्जाम में, CBSE के बोर्ड एग्जाम में या फिर नीट में। पक्का क्वेश्चन एक यहाँ से दिख सकता है। एमनियोसेंटेसिस क्या है बेटा? पहले सिंपल भाषा में समझते, फिर बेटा जो तेरी रटी रटाई हुई जो तुम्हारे मैम्स को लगेंगी वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, एमनियोसेंटेसिस बेटा ऐसी मेथड है जो डॉक्टर्स जनरली
ऑप्ट करते हैं टू चेक इफ देयर आर एनी जेनेटिक abnormalities इन द fetus और इन द डेवलपिंग चाइल्ड. अगर उनमें कुछ जेनेटिक abnormalities वगैरह है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये मेन है. क्या लिख सकते हो तुम पॉइंट्स में? टू डिटरमाइन जेनेटिक abnormalities. ये पॉइंट्स है बेटा जो तुम अपने टीचर्स को सुना सकते हो और उन्हें अच्छा फील करा सकते हो कि यू हैव लर्न द टॉपिक वेरी वेल. बट व्हाइल एक्सप्लेनिंग योर फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज इज बेस्ट. ओके. एम्नियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन जेनेटिक abnormalities. जो भी जेनेटिक abnormalities है वो डिटेक्ट करने के लिए. इसका एक मिसयूज कहाँ पे होता है वो क्वेश्चन बन सकता है. कहाँ पे इसका मिसयूज हो रहा है? मिसयूज कहाँ पे हो रहा है? जो भी पढ़ के आया बच्चे बोल दे भाई, आंसर कर दे, चैट सेक्शन भर दे सर पूरा. मिसयूज कहाँ पे होता है? कहाँ पे? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस. ये बेटा मिसयूज है जो बेटा मोटी रकम पे पहले डॉक्टर्स को फोर्स करके टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस का जो लोग कर रहे थे पहले के टाइम्स में. इट इज नाउ बैंड. कैसे सर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है फीटस का? कैसे सर जेनेटिक abnormalities अपन पता कर सकते हैं? बेटा इसका एक सिंपल मेथड है. ये बेटा सपोज मैं थोड़ा सा डायग्राम, मेरा इतना अच्छा नहीं है, डायग्राम देख ले बेटा थोड़ा सा. ये सपोज मदर की वूम है, सर्कल के फॉर्म में बनाता हूँ. ये सपोज मदर की वूम है, इसके अंदर फीटस है अपना, इसके अंदर फीटस है. बेटा बेसिक डायग्राम है, रिप्रोडक्शन से पढ़ के ही आया है तू ये सब. हाँ सर. हाँ, अंदर क्या है बेटा? यहाँ पे ये बाहर की एमनियोटिक सैक है, इसके अंदर बेटा एमनियोटिक फ्लूइड है. याद आ रहा है क्या? हाँ सर याद आ रहा है. इधर एक एमनियोटिक फ्लूइड है. उससे बेटा ये क्या करेंगे डॉक्टर्स, यहाँ पे एक इंसिजन करेंगे, यहाँ से सिरिंज के थ्रू सम सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को बेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. उसके बाद वो क्या कैरियोटाइपिंग करते हैं. 10th में तुमने पढ़ा था कि कैरियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोम्स को ऐसे अरेंज कर लेंगे सर. अपन क्रोमोसोम्स को अरेंज कर लेंगे और देखेंगे मैच करके कि यार डिफॉर्मिटीज आ रहे हैं, जेनेटिक डिफॉर्मिटी है या नहीं है. सो यार जेनेटिक डिफॉर्मिटी का हो गया, सेक्स डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? बेटा एक बात थोड़ा सा बेसिक है, याद करने की कोशिश करो, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, याद करो, लेकिन बेसिक है. अगर मैं जेनेटिकल abnormalities प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ तो मैं सेक्स क्रोमोसोम्स का भी पैटर्न पढ़ सकता हूँ क्या? हाँ सर पढ़ सकते हो आप सेक्स क्रोमोसोम्स का भी पैटर्न. कैसे बेटा? अगर मेल चाइल्ड है, सिंपल है बेटा, 10th में नहीं पढ़ा, याद दिलवा देता हूँ, तेरी बुद्धि को थोड़ा और फोर्स करने के मजबूर कर देता हूँ. मेल रहा तो क्या होता है बेटा? XY होता है सर. हाँ सर बढ़िया. फीमेल रहा तो XX हो जाएगा. उसकी भी रिपोर्ट अपने को यहाँ से मिल रही है. सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरियोटाइपिंग के वजह से मिलेगी यहाँ पे. उससे ये जो एलोसोम्स या फिर एलोसोम्स जो रहते हैं विच आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, वो भी तुझे पता चल सकते हैं क्या? नहीं बोल दे बेटा. समझ में आ रहा है क्या? एम्नियोसेंटेसिस बेटा जेनेटिक abnormalities का मेन उसका मोटिव है, लेकिन मिसयूज किस में करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस, जो कि अभी बैन है. हाँ सर समझ रहा है. कैसे करेंगे बेटा? मदर के अब्डोमेन में एक इंसिजन करेंगे, एमनियोटिक सैक रहता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा. एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर देंगे कैरियोटाइपिंग के मदद से ऑल क्रोमोसोम स्टडी करेंगे. एनी म्यूटेशन है क्या वो स्टडी करेंगे. इफ देयर इज ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, ये अभी नहीं पढ़ने का. ये बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे जो जेनेटिक्स तक पहुंच गए उनके लिए भी थोड़ा याद करवा देता हूँ, लेकिन अपन छोड़ देंगे. मेल का क्या है सर? सेक्स कैसे डिटरमाइन हो सकता है? बेटा याद कर, पहले ऑटोसोम्स थे, मतलब सेम क्रोमोसोम्स 22 रहते हैं.
22 पेयर्स। एक ऐसा पेयर होता है सर जो सेक्स क्रोमोसोम्स जिसे अपन बोलते हैं, अगर कैरियोटाइपिंग की मदद से इन सबको अरेंज करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स भी अपने को पता चल जाएंगे। हाँ सर पता चल जाएंगे, अगर XY तो मेल है, अगर XX है तो फीमेल है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है सर, अपन ने इसको बैन क्यों लगाया, सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन क्यों लगाया? बेटा पहले के ज़माने में तुझे तो मालूम ही होगा बेटा, फीमेल फोर्टिसाइड मतलब इन सिंपल वर्ड्स किलिंग ऑफ द फीटस, फीमेल फीटस बहुत पॉपुलर, यानी कि वेरी बैड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। एनियोसेंटेसिस का वेरी बैड इफेक्ट ये था। तो बेटा क्या करते थे, इफ आई एम a husband and suppose लीना इज माई वाइफ, सो बेटा पहले हमने ट्राई की तो वी गेव बर्थ टू अ गर्ल, लेकिन नेक्स्ट ट्राई में ऑल्सो वी गेव बर्थ टू अ गर्ल एंड आई एम टोटली, मुझे टोटली एक बॉय चाहिए, टोटली मुझे बॉय चाहिए। पहले के ज़माने में वैसा होता था, तुम्हें भी मालूम है, बॉय चाहिए मुझे। मैंने क्या बोला कि डिलीवरी से पहले या फिर प्रेग्नेंट होने के जस्ट बाद थोड़े वीक्स के बाद एमनियोसेंटेसिस से मैं क्या करूँगा, पहले से ही सेक्स डिटरमाइन कर लूँगा कि भैया मेल है क्या फीमेल है। अगर फिर से फीमेल है तो बेटा अपन अबॉर्ट कर देंगे, अबॉर्शन कर देंगे, गिरा देंगे बच्चे को। वैसा पहले चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि यार इसके बहुत इंक्रीजिंग केसेस आने लगे, रूरल एरियाज में, सारे अर्बन एरियाज में खासकर। पैसे देके डॉक्टर को चुप कर रहे हैं, पैसे देके। फिर बाद में इंडिया ने क्या बोला, यार एमनियोसेंटेसिस को सिर्फ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज या फिर एनी म्यूटेशन वगैरह है उसके लिए कर ले, और इस मिसयूज वाले मेथड को कंप्लीटली बैन कर दे। गॉट इट? बैन क्यों हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। बोल दिया मैंने सर, एग्जाम्पल के फॉर्म में भी तू लिख सकता है, या फिर दिस इज मोर देन इनफ। सो बेटा अपन ने इंपॉर्टेंट मेथड स्टार मार्क करो, पक्का क्वेश्चन है, TG स्टार मार्क करो, आने वाला है ये क्वेश्चन, आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। आगे बेटा पढ़ लेते हैं। Increasing menace of female forticides, same ही है। Amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus, क्या बोला, वो ले लेंगे, एनालाइज कर देंगे अपन कैरियोटाइपिंग के मदद से, और इससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम वगैरह वो सब। आगे बेटा बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह सारे हुए, डेवलपमेंट के लिए रिसर्चेस हुए। सहेली, तो बेटा तुम आगे पढ़ोगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, सहेली बेटा बहुत फेमस हुई एज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, was developed by dash। ये क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। developed by dash scientists of Central Drug Research Institute of Lucknow in India। Got it? इस पे भी PYQ आ चुका है। क्या है बेटा, सहेली किसने किया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। ओके बेटा, अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल कैसे करे। पॉपुलेशन यार एक्सप्लोजन तो देख लिया बेटा, पॉपुलेशन अपनी बढ़ती ही जा रही है। इसमें से थोड़े फिगर्स तुम्हें याद करने को मैं बोलूँगा, वो बोर्ड पे बेटा अपन लिखने वाले सारे फिगर्स। ये एमनियोसेंटेसिस का क्लियर है, अब तक सब क्लियर है। पेज 43 पे अपन पहुंच चुके हैं। बेझिझक होके रिवाइज करना बेटा, बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत हेल्पफुल है। सिंपल वे में जितना भी सिंपल वे में तुम्हें बताने की मैंने बहुत कोशिश की है। हाँ, पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन की अपन बात करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी 19,000 में? जो पढ़ के आया वो बता सकते हैं, 2 बिलियन। हाँ सर। उसके बाद 2000 में 3 बिलियन,
उसमें मई 2011 में 7.2 बिलियन। ये बेटा कुछ ऐसे फिगर्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। डायरेक्ट कुछ छोड़ने का ही नहीं है भाई, एनटीए को पूछने दो, कुछ छोड़ने का ही नहीं है अपने को। वर्ल्ड का हो गया, ओके वर्ल्ड की बात हो गई। नेक्स्ट पे आजा सर तू, नेक्स्ट पे इंडिया का भी है। इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला है? इंडिया अपना पीछे रहता है क्या इस चीज में? आ गया बेटा टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो डेटा आनी चाहिए, बच्चों को आती है 1947, शाबाश 15 अगस्त, ओके 1947 कितनी थी? 350 बिलियन यार, काफी कम थी, अच्छी है, एकदम अच्छी है भाई साहब। 2000 में कितनी हो गई? 2000 में बेटा इट क्रॉस्ड 1 बिलियन, 1 बिलियन का मार्क बेटा क्रॉस कर रहा है 2000 तक ही क्रॉस करने लगा इंडिया भी 1 बिलियन का मार्क। मई 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की हो गई। सर इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? रीजन क्या है उसका? बेटा सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है बेटा? डेवलप्ड जब भी कंट्रीज वो डेवलप्ड होती है तभी बेटा उनका फूड प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, उनके मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे हो जाते हैं, जिसके कारण बेटा एक हरमसाट पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाए, पॉपुलेशन राइज करने लगती है। क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कौन से? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, मतलब इन्फेंट्स की डेथ कम हो जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, मदर्स की डेथ कम हो जाती है ड्यू टू एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, चिल्ड्रंस आर कमिंग और अचीविंग रिप्रोडक्टिव एज, उसी एज ग्रुप के रिप्रोडक्टिवली एक्टिव वाले बच्चे ज़्यादा है, यंगर पॉपुलेशन है, उसके बाद रिप्रोडक्शन करके दे आर प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस, देयर बाय पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज होते गई और अपन ने क्या देखा कि 6 लोगों में से एक बंदा इंडियन पाया जा रहा है, 6 लोगों में से एक बंदा इंडियन पाया जा रहा है, ऐसा अपना स्टेटस कंडीशन था। मतलब सोच सकते हो तुम कितनी पॉपुलेशन अपनी हो गई थी। एंड वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना को अपन बेटा चाइना को हरा के चले गए बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आया थोड़ा झटका, वो बोले सर पॉपुलेशन इतनी बड़ा होगी, क्या होगा सर, क्या होगा? रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फूड के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। 10th में बेटा तुम्हारे आईसीसी में चैप्टर था, जो भी आईसीसी बच्चे, पॉपुलेशन का चैप्टर था, उसमें क्या था बेटा? पॉपुलेशन ग्रोज बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फूड या फिर और फैसिलिटीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। मतलब कैसे सर? एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ी। फूड कैसे बढ़ता है? 2 4 6 8, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। लेकिन पॉपुलेशन कैसी बढ़ रही है? 2 8 18 36, ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। एनजीपी मैथ्स में भी पढ़ा होगा तुमने, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। मतलब इतना पॉपुलेशन ज़्यादा है और फूड का प्रोडक्शन इधर है। तो बेटा इसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया ने क्या बोला? बेटा हम इंडिया प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, गवर्नमेंट्स प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम लॉन्च किया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, हम दो हमारे दो, V2 and R2, V2 and R2, हम दो हमारे दो। तुमने एड्स में भी देखा होगा, एक महिला फिर उनके पति रहते हैं, उनकी फैमिली में एक लड़का और एक लड़की, सो दे आर पोर्ट्रेटिंग दैट स्टेटस। एंड सम ऑफ द अर्बन वुमेन उन्होंने क्या बोला? 1 चाइल्ड नॉर्म रखेंगे सर अपन 2 नहीं, 1 चाइल्ड नॉर्म फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल या सिर्फ प्रोग्राम से तो नहीं होने वाला। प्रोग्राम से हो सकता है क्या? किसी को बोल दोगे सर प्रोग्राम है बेटा, हम दो हमारे दो ही बच्चे, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए क्या, थोड़े और अवेयरनेस फैलाने पड़ेगी, थोड़े और मेथड्स आने वाले हैं। उन मेथड्स का नाम क्या है बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कैसे अपन अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये बेटा अभी जो मैं बताने वाला हूँ
हाउ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीबीएसई एग्जाम्स में। बताओ जरा हमें आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो कैसा होना चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो कैसा होना चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए जरा हमें बताइए। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ही वर्ड्स यूज कर लेते हैं, यूजर फ्रेंडली, हाँ सर यूजर फ्रेंडली, यूजर को यूज करने के लिए फ्रेंडली होना चाहिए ना, प्राइवेसी प्रोवाइड करे, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए। ये बेटा बहुत बच्चे सोचेंगे हाँ कॉस्ट यार कॉस्ट कम होना चाहिए, हाँ साइड इफेक्ट्स, लीस्ट साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स बच्चों कम होने चाहिए, हाँ सर ये तो मेन है, साइड इफेक्ट्स रहेंगे तो बेटा कंप्लेंट्स आने चालू हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स कम चाहिए अपने को रिवर्सेबल चाहिए, ऐसा परमानेंट नहीं चाहिए, रिवर्सेबल चाहिए, अपने ह्यूमन विल पे अपने को चाहिए रिवर्सेबल, यस रिवर्सेबल, इट शुड नॉट interfere with sexual drive and desire, or sexual act should not interfere in libido मतलब बेटा सेक्सुअल डिजायर या फिर सेक्सुअल एक्ट, उसको लिबिडो बोल देते बेटा। हाँ ये है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बता रहा था, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए बेटा, रिवर्सेबल, उसके इफेक्ट्स परमानेंट कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सपोज आई हैव मैरिड टू, एक कौन सा भी एग्जांपल है भाई, कमेंट में एग्जांपल भरने लगा है, हाँ तानिया अपन ने बोल दिया आई हैव मैरिड टू तानिया, बेटा वो भी वर्किंग है और आई एम ऑल्सो वर्किंग, लेकिन हमें स्पेस चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, स्पेस चाहिए थोड़ा, अपन इन्वेस्टमेंट वगैरह करने, प्लानिंग अपन डीले करने वाले हैं, वैसा हमारा चल रहा है प्लान, तो बेटा ये रिवर्सिबल भी होना चाहिए। मतलब सपोज आई एम यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव, वो परमानेंट हो गया, मतलब बाद में हम प्रेगनेंसी को टेक ही नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी हम कर ही नहीं सकते, लेकिन वैसे होना चाहिए कि जब भी मेरी विल है, इफ़ वी आर ओके देन शी कैन बी प्रेग्नेंट, और इफ़ शी इज़ नॉट ओके देन ऐसा समझने के लिए वैसे बता रहा हूँ, वैसे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र फ्रेंडली, कॉस्ट, साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए, कॉस्ट कम, रिवर्सेबल होना चाहिए, इंटरफेरेंस इन लिबिडो नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर या फिर क्या सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ऐसा होता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। और सर अपन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ने वाले हैं, जरा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा नाम लिख रहा हूँ सिर्फ, और ध्यान से सुनना मेरे आवाज़ को और एक्सप्लेन सब करने का। पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल या फिर नेचुरल मेथड्स पे, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर मेथड्स। पहला नाम क्या लिख दूंगा सर मैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक, ये समझने की चीजेस है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस सर क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ध्यान से सुनना, अभी बेटा चैप्टर तूने पढ़ लिया है, ध्यान से सुन। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड पे वी विल अवॉइड इंटरकोर्स, इसका यही मतलब है, एब्स्टेन करना फॉर क्वाइटिस टू अ सर्टेन पीरियड, थोड़े सर्टेन पीरियड्स में, थोड़े पीरियड ऑफ डेज में वी विल नॉट डू इंटरकोर्स, ये इसका मेन मीनिंग है इस लाइन का, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये क्या होता है, इसको कैलेंडर मेथड भी बोल देते हैं बच्चे, कैलेंडर मेथड। ये क्या हो गया सर, बेटा फीमेल का तुम्हें मालूम एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बेटा 28 to 29 डेज में जनरली मंथली साइकिल होती है, हाँ मंथली साइकिल होती है। तो बेटा ओव्यूलेशन कभी होता है, हाँ बढ़िया, जनरली 13 to 14 डेज में ओव्यूलेशन होगा, सही। तो बेटा अपने को 3 दिन पहले 10वें दिन, क्योंकि 3 दिन तक स्पर्म्स रह सकते हैं, 3 दिन तक स्पर्म्स मोटाइल रह सकते हैं, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकता है 3 दिन से पहले 10वें दिन तक, एंड 14 के बाद से 3 दिन, 14 के बाद से 3 दिन सर
हाँ 17 तक, 10 to 17 का जो ये पीरियड है उसमें अपन क्वाइटिस को अवॉइड करेंगे, इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. सर ऐसा क्यों किया? ओव्यूलेशन के वक्त क्या होता है बेटा? ओवम ओव्यूलेट होता है. हाँ सर मालूम है हमें. तो बेटा 3 दिन पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हो बेटा? स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्टिव रह सकता है 3 दिन तक, इसलिए अपन कुछ चांस नहीं रखना चाहते, फेलियर का चांस नहीं रखना चाहते, इसलिए अपन ऐसे कैलकुलेट करके कैलेंडर से कैलकुलेट कर रहे. सपोज मैंने स्टडी की, सपोज मैंने क्या किया, स्टडी कर दी. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सोनिया बेटा एक तुम्हारी फेवरेट लेडी है. उन्होंने क्या किया बेटा, मैं उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को एकदम पीरियोडिकली मॉनिटर करना चालू कर दिया. पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल सर हो गई 27 डे पे, दूसरी नेक्स्ट मंथ में 30 डे पे, एंड तीसरी हो गई 28 डे पे. मैडम जी ने क्या किया, कैलेंडर पे सब नोट करने लगी. तुम्हें क्या बताया था मैंने रिप्रोडक्टिव चैप्टर में, या फिर कौन से भी टीचर ने तुम्हें बताया होगा? सर आपने हमें बताया था कि लास्ट का जो है ना 14 to 28 डे वाला, वो 14 दिन का पक्का ही होता है. हाँ सर आपने बताया था मुझे सेक्रेटरी फेज फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल होने दो, सेक्रेटरी फिक्स्ड है. हाँ सर बढ़िया. तो फिर मैडम ने क्या किया, सोनिया मैडम ने क्या किया, 30 - 14 करने लगी. 30 - 14 कर ले बेटा, कर सकता है क्या? 16 डे पे ओव्यूलेशन हो गई. अच्छा 16 डे पे ओव्यूलेशन होने लगी. 27 का ज़रा करके देखो, 27 - 14 एग्जैक्टली 13 डे पे होने लगा. 13 डे पे ओव्यूलेशन होने लगा. और 28 का कर लो 14 डे पे. 13, 14 और 16 ऐसे अपने को रिजल्ट्स मिलने लगे. तो बेटा उन्होंने क्या किया, 13 से 3 दिन पहले 10 और 16 के 3 दिन बाद 19, 20 9 to 10 डेज का गैप रखा इंटरकोर्स में. तब तक इंटरकोर्स नहीं किया 9 दिन. तो मतलब बेटा इतना कैलकुलेटली ये बेटा ट्रेडिशनल नेचुरल मेथड है जो अपन कैलकुलेट करके कर सकते हैं. सर ये तो अच्छा हो गया, फिर अपने को कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा कॉस्ट 0, इफेक्टिव भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, मतलब यूज़र फ्रेंडली भी है. अपन बस कैलेंडर पे कर रहे. लेकिन बेटा एक डिसएडवांटेज आ गया. क्या डिसएडवांटेज आ गया? और क्या बताया था सर ने? बताया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्रेस ट्रॉमा की वजह से ऑल्टर हो सकती है. अगर स्ट्रेस हुआ तो 31 डे पे निकल गई मेंस्ट्रुअल साइकिल, थोड़े चांसेस तो बच गए ना सर, थोड़े चांसेस बच गए ओव्यूलेशन के, तभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है. चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ गया. क्लियर है क्या सबको? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या बोलते हैं इसको? कैलेंडर मेथड. हाँ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हाँ सही. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस सबको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? सर एक बार फिर से बताइए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. हाँ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बेटा एक सर्टेन पीरियड के लिए वी अवॉइड क्वाइटिस एंड इट इज कैलकुलेटेड मेथड की मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैंने कैलकुलेट कर लिया 3 दिन पहले, ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले और 4-5 दिन बाद we will avoid coitus or intercourse so that the fusion of male and female gametes could not occur. Okay. Second बेटा आ जा. Second क्या है? withdrawal और coitus interruptus. ये क्या सर? थोड़ा सा भारी नाम लग रहा है बेटा. पहला भी भारी था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सर ने कैसे सिंपल वे में समझा लिया. ये भी बेटा इजी ही है. विड्रॉल और कोइटिस मेथड. थोड़ा पहले पानी पी लेते सर, तब तक तुम भी हाइड्रेटेड रहो बेटा, गर्मी ज़्यादा है. विड्रॉल और कोइटिस इंटरप्टस. ये क्या है बेटा? विड्रॉल मेथड. The penis is the male copulatory organ, everyone knows, and vagina is the female copulatory organ. So beta जब भी during intercourse the penis is inserted into the vagina for insemination. उससे पहले, insemination के just पहले या फिर ejaculation के just पहले
withdrawal of penis can help कैसे हेल्प कर सकता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स ही नहीं पहुंचे तो इंसेमिनेशन कैसे होगा? इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सोचने की बात है। विड्रॉल मेथड से, विड्रॉल मेथड बेटा सर ये भी फिर अच्छी है, ये कॉस्ट नहीं है कुछ, लेकिन फेलियर रेट अगेन ज़्यादा है। इट डिपेंड्स ऑन द विल पावर पे डिपेंड करेगा कि बेटा कभी ही इज एबल टू कंट्रोल द इंसेमिनेशन। एंड ऑल्सो अगर थोड़े स्पर्म्स प्रेजेंट रह गए तो दे कैन कॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी ऑल्सो। थोड़े स्पर्म्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्री एजैकुलेटेड लिक्विड में थोड़े स्पर्म्स रहते ही हैं तो वो फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकते हैं, इसलिए चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं, अगेन चांसेस ऑफ फेलियर भी बढ़ जाते हैं। हाँ सर बढ़ेंगे। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जा। क्लियर है क्या? नहीं, विड्रॉल कॉइटस इंटरप्टस क्लियर। थर्ड पे आ जा बेटा, लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया सर ये तो बहुत ही समझ रहे हो, बड़ा टर्म लिखा है आपने। लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन पीरियड बताया मैंने, ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड। हाँ सर सिंपल भाषा में, अपने को कौन से मस्त डिफाइन नहीं चाहिए, सिंपल भाषा में लैक्टेशन क्या था? ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड। ओके, एमेनोरिया लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था। तो मतलब ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, ड्यूरिंग इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर पार्चुरेशन, तुम्हें मालूम है ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड रहेगा। हाँ सर रहता है पीरियड, उसमें ड्यूरिंग इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Your teachers may be asking why there is absence of menstrual cycle. Think it. थोड़ा सोचने की कोशिश करो, डरो मत। सर ऐसे सोच सकता है क्या तू? लैक्टेशन के लिए कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है? सर प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट है और इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन को अभी तू साइड में कर ले, प्रोलैक्टिन। हाँ सर प्रोलैक्टिन मैंने देख लिया। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, इसलिए लैक्टेशन के वक्त उसका इंपॉर्टेंस है। प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। नेगेटिव फीडबैक सर क्या होता है? नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मतलब कुछ करो और नेगेटिव मतलब बंद कर दो, समझा? नेगेटिव मतलब बंद कर दिया। क्या बंद करने को बोल देगा? सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। सर गोनाडोट्रोफिन्स कौन सी बंद कर देगा? FSH और LH ये बंद कर देगा। सर FSH और LH के बंद होने से क्या हो जाएगा? अरे बेटा FSH जो गैमिटो मतलब oogenesis, जो फॉलिक्यूलर जेनेसिस में मदद करता है, ग्राफाइन फॉलिकल बनाता है कि नहीं? FSH ही तो बनाता है। और LH सर्च हो गया तो ओव्यूलेशन हो जाता है, याद आया कुछ? इसलिए दोनों हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये दोनों हार्मोन्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या खाक आएगी? क्या नहीं आएगी सर। ओके, इसका फ़ायदा क्या है सर? इसका फ़ायदा क्या है? बेटा ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो ओवा क्या प्रेजेंट होगा? नहीं होगा ओवा प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे सर, 0 हो जाएंगे। हाँ कि ना? सारे टर्म्स क्लियर? रिवाइज कर ले जल्दी से, क्या है सारे टर्म्स? आँख बंद कर ले बेटा, रिवाइज कर ले, एक्टिव रिकॉल तीनों टर्म्स। ट्रेडिशनल मेथड्स अपन ने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, जिसमें पहली मेथड क्या थी? याद कर पहली मेथड थी पीरियोडिक एब्सटिनेंस। एक सर्टन पीरियड पे कॉइटस अपन एब्सटेन करेंगे, वी विल एब्सटेन टू हैव कॉइटस or we will avoid intercourse during that period. What is that period? Before ovulation and 4 to 5 days after ovulation. It is also called calendar method because it is a calculated method and can go wrong because menstrual cycle is alterating due to factors like stress and trauma या फिर स्ट्रेस की वजह से फैक्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन वेरी एंड देयरफॉर
the chances of failure will increase. Okay, next, withdrawal or coitus interruptus. During copulation, we will withdraw the penis just before ejaculation so that insemination could not happen. And if insemination would not happen, then how fertilization can happen? But chances of failure are again high because pre ejaculated fluid also contains small amount of sperms, which could lead to unwanted pregnancy also. And it depends completely on the man's willpower if he is able to control the ejaculation or not. Next, lactation amenorrhea. Lactation amenorrhea, very high दिखने वाला term. क्या है lactation amenorrhea? Lactation means lactation period, breastfeeding का period, जिसके वक्त प्रोलैक्टिन अपने बॉस प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है. वो क्या बोलता है, सर गोनाडोट्रोपिन, हाइपोथैलेमस बेटा चुप बैठ तू, मैं हाई सिक्रीट होगा, तेरे को नेगेटिव फीडबैक मिल गया, तू गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन बंद कर दे, क्योंकि मुझे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फोकस ही नहीं कर रहा, मुझे मेन ब्रेस्ट पे फोकस करना है. देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है फीमेल का सिस्टम, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना वंडर्स है उसमें, कितने वंडर्स है. वो क्या बोला, सर ब्रेस्ट फीडिंग पे मेन फोकस करने का है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का छोड़ दे बेटा. गोनाडोट्रोपिन्स शट डाउन हो गए उनके रिसेप्टर्स. गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन से थे, FSH और LH, उनकी मात्रा कम हो गई. फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं हो पाया, हाँ सर नहीं हो पाया. ग्राफाइन फॉलिकल बनेगा क्या, नहीं बनेगा. LH सर्ज होगी क्या, नहीं होगी. ओव्यूलेशन होगी क्या, नहीं होगी. अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगी क्या, नहीं. चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर नील और जीरो. लेकिन फेलियर हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कि इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड ओनली 6 months बाद ही होता है प्रेगनेंसी से, और कुछ महिलाओं में 2 से 3 महीने का ही वो चल सकता है. इसलिए 6 महीने तुमने पकड़ा और 2 से 3 का हो गया तो फेलियर के रेट बढ़ जाएंगे. या फिर कुछ महीना में 1 साल तक भी चल सकता है, 1 से 1.5 साल भी चल सकता है. दैट इज गुड ना देन. हाँ सर हो गया, ये हो गया. नेक्स्ट आते हैं अपन आते हैं बैरियर मेथड्स पे. बैरियर मेथड्स कर ले, हाँ सर कर लेंगे. बैरियर मेथड्स ये पार्ट 1 के फॉर्म में डाल रहा हूँ. बैरियर, आज सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स कर लेते हैं. बैरियर मेथड्स, कॉन्डम्स फॉर मेल्स या फिर फीमेल्स लिख सकता है तू. मेल्स लिखते जाइए बेटा, इजी टॉपिक है. फीमेल का किससे बने रहते हैं ये, लैटेक्स से, थिन रबर शीट लैटेक्स से. रबर ब्रैकेट में डाल दे. नेक्स्ट क्या है, ओनली फीमेल्स में. हाँ सर ओनली फीमेल्स में कौन से होने वाले हैं, और याद करने की कोशिश कर. फीमेल्स में ही है ओनली है. कौन से है, डायफ्राम, हाँ सर बढ़िया. सर्वाइकल कैप्स, यस. फिर उसके बाद वॉल्स. मेल्स में एक ही है ये, और फीमेल्स में डायफ्राम भी है, सर्वाइकल कैप्स भी है, वॉल्स भी है. ये बेटा ये रीयूजेबल नहीं है. कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल, but diaphragms and cervical caps and walls are reusable. इनकी सर अगर अपने को पावर बढ़ाने की है और चांसेस ऑफ कुछ एरर ही मिनिमम कर देने का, इनके साथ तुम स्पर्मिसाइड्स यूज कर सकते हो, विच आर स्पर्म किलिंग एजेंट्स. क्रीम्स यूज कर सकते हो उसके, जेलीज यूज कर सकते हो, या फिर और एक टर्म था, जेलीज एंड फोम्स भी यूज कर सकते हो. स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स एंड फोम्स. with this barrier method only to completely negate the chance of any unwanted pregnancy. ओके छोटा टॉपिक था, इस पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ये बेटा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है, चांसेस फेलियर के कम है बहुत, STDs से भी प्रिवेंट करता है. एक स्टार मार्क हो गया और एक
एसटीडी से प्रिवेंट कर सकता है। नेचुरल क्या कर सकता है क्या, आंसर करके बताओ। नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड कर सकता है क्या एसटीडी से प्रिवेंट, नहीं कर सकता। सो इसको प्लस स्टार देंगे क्या, नहीं टीजी स्टार में डालेंगे या नहीं, डाल देते हैं सर, एसटीडीज नहीं हो सकते। ओके ओके, बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, डन। बैरियर मेथड्स डन, सिंपल थे सर। आपने नेचुरल मेथड्स ज़्यादा देर से क्यों समझा है, बिकॉज नेचुरल मेथड्स को बेटा तुम्हें टर्म्स अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसमें यू ऑलरेडी नो बेसिक थिंग्स, ऑलरेडी बेसिक थिंग्स यू आर नोइंग। सो ये तो हो गया बैरियर मेथड्स। एक आता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, आईयूडीज। आईयूडीज बेटा अपने आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। इनका फुल फॉर्म क्या है सर, आईयूडीज। इनको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है बिल्कुल। आईयूडीज इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। पहला क्या है बेटा, नॉन मेडिकेटेड, सब बताएंगे सर, एक एक लिख दे देंगे, नॉन मेडिकेटेड। फिर उसके बाद कॉपर कंटेनिंग, कॉपर रिलीजिंग। थर्ड लास्ट हार्मोनल। आजा बेटा, नॉन मेडिकेटेड के एग्जाम्पल्स क्या है, पहले वो समझ। इंट्रा यूट्रीन डिवाइस क्या है बेटा, यूट्रस में इनको अपन इम्प्लांट करने वाला है, सिंपल, यूट्रस में अपन इनको प्लेस करने वाले हैं। ओके सर, ये अपन समझ गए। पहला नॉन मेडिकेटेड क्या है, नॉन मेडिकेटेड में क्या आता है बेटा, लिपेज लूप आता है। लिपेज लूप ऐसे लूप साइड के शेप में होता है, जो तुम्हें एनसीईआरटी में दिया गया है, नहीं दिया, यूट्यूब पे देख सकते हो, मतलब गूगल पे देख सकते हो। लिपेज लूप वाइट कलर कैसे रहता है लूप के शेप में, जो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है इनसाइड द यूट्रस, सो दैट जब भी स्पर्म्स वो एंटर करेंगे सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में, तो स्पर्म्स किल हो जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस होगा, इसलिए स्पर्म्स किल हो जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, लिपेज लूप। नेक्स्ट बताओ सर, कॉपर कंटेनिंग, जिसके कॉपर के वायर्स, कॉपर टी एक फेमस एग्जांपल है, ऐसे लटका हुआ रहता है, कॉपर के वायर्स रहते हैं। कॉपर क्या करता है बेटा, सप्रेसेस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, मोबिलिटी सप्रेस कर देगा स्पर्म्स की। कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग पावर उनकी कम कर देगा, तो बेटा रीच नहीं कर पाएंगे वो, दे कुड नॉट रीच टू द फलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस 0 हो जाएंगे। कॉपर कंटेनिंग के एग्जांपल से याद करो, कॉपर 7, कॉपर टी मल्टीलोड 375, कॉपर 7 कॉपर टी मल्टीलोड 375। आगे आ जा बेटा हार्मोनल पे, हार्मोनल क्या करेंगे, मेक्स द यूट्रस, हार्मोन्स रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, ईस्ट्रोजन वगैरह रिलीज करेंगे स्मॉल क्वांटिटीज में, और वो क्या करेंगे, मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ही होने नहीं देंगे हम, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। और वो क्या करेंगे, और एक काम करेंगे, मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल, म्यूकस से भर देंगे सर्विक्स को, ताकि स्पर्म्स को आने में यूट्रस में दिक्कत हो जाए। इसका एग्जांपल क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। ये हो गया बेटा आईयूडीज अपने नॉन मेडिकेटेड में, लिपेज लूप, कॉपर कंटेनिंग में कॉपर 7, कॉपर टी मल्टीलोड 375, इस पे प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। ये भी हो गया आईयूडीज क्लियर। आईयूडीज का एक डबल टीजी स्टार है, आईयूडीज पे डबल टीजी स्टार क्या होगा सर, डबल टीजी स्टार ये है इस पे कि बेटा वन ऑफ द मोस्ट accepted contraceptive in India is IUDs. Most accepted contraceptives is IUDs. आगे सर आ गए ओरल में, ओरल इम्प्लांट्स इंजेक्शन एक साथ करेंगे, ओरल इम्प्लांट्स इंजेक्शन एक साथ करेंगे, ओरल इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस एक साथ करेंगे। ओरल में बेटा मालाडी माला एन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिनों के जस्ट बाद अपन 21 डेज के लिए कंटिन्यू करके पिल्स ये खाएंगे रोज एक डेली, फीमेल विल हैव द पिल डेली फॉर 21 डेज।
जब भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तभी 7 दिन के लिए शी मस्ट नॉट ईट द पिल्स, शी विल नॉट रिक्वायर टू ईट द पिल्स फॉर 7 days when she is having her menstrual cycle और मेनेंस, जब भी ब्लीडिंग का पीरियड है तभी बेटा हाँ गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद से जो अपने ट्रेंड फॉलो किया था 21 days कंटिन्यूस टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वैसे उसको करना पड़ेगा टिल व्हेन शी इज़ वांटिंग टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। माला डी और माला एन ऐसे फंक्शन करते हैं। क्या बताया था मैंने तुम्हें, न्यू और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं। क्या है जो नॉन स्टीरॉयडल है, माला डी और माला एन स्टीरॉयडल है, उनके पास प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन के थोड़े थोड़े मात्रा या फिर कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होते हैं जो जो हार्मोन्स को चेंज करते हैं। लेकिन सहेली बेटा बहुत फेमस सहेली है, सहेली नॉन स्टीरॉयडल है, नॉन स्टीरॉयडल हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज ही नहीं कर सकती। और एक उसका फैक्टर है अच्छा कि वंस अ वीक लेने की ही फीमेल को ज़रूरत होगी, इसलिए सहेली बेटा वाइडली एक्सेप्टेड है इन इंडिया, सहेली इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया। गॉट इट। इम्प्लांट्स क्या है बेटा, इम्प्लांट्स वही है हार्मोन्स के कंडीशन में प्रोजेस्ट्रोजेंस ईस्ट्रोजेंस का मिक्सचर वगैरह देके एक फॉर्म ऑफ इतना साइज का एक मैस्टिक से थोड़ा बड़ा ऐसे इम्प्लांट कर देते हैं यहाँ पे इसके बिलो वगैरह, जिससे कंटिन्यूसली हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा और मैक्सिमम ये 3 years तक ये प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और इसको अपन ने निकाल लिया तो द फीमेल कंटिन्यूस हैविंग द फर्टिलाइजेशन पार्ट, उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए शी कैन अंडरगो प्रेगनेंसी। इंजेक्शंस क्या है बेटा, इंजेक्शंस जो फीमेल ले सकते हैं उनका टाइम क्या है, सेम है बेटा, हार्मोन्स ही है, इनमें सब में हार्मोन्स का रोल है इन एक्सक्लूडिंग सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो नॉन स्टीरॉयडल है। इम्प्लांट्स में हार्मोनल का यूज़ किया है, इंजेक्शंस में किया है, माला एन में यूज़ किया है। इंजेक्शंस क्या है बेटा, सेल्फ फीमेल ले सकती है इंजेक्शंस एंड इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी फॉर 3 months। मतलब इम्प्लांट्स बेटा वाइडली एक्सेप्टेड है इम्प्लांट्स की 3 years तक दे हैव द इफेक्टिव पावर 3 years। क्लियर है बेटा ओरल इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस के बारे में। नॉन स्टीरॉयडल वाली कौन सी है ज़रा बताना मुझे, सहेली है सर। स्टीरॉयडल पिल्स कौन से है, माला डी माला एन। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जनरली आई पिल देते हैं, आई पिल अपन जनरली देते हैं टू प्रिवेंट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, टू प्रिवेंट इमरजेंसी टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कैजुअल इंटरकोर्स या फिर रेप वगैरह के कंडीशंस में आई पिल वगैरह दे के अपन हार्मोन्स का एक्शन तभी बढ़ जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। विदिन 72 hours ऑफ इंटरकोर्स के बाद विदिन 72 hours से पहले देनी पड़ेगी ये पिल, आई पिल। या फिर आईयूडीज, इमरजेंसी आईयूडीज भी आए हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ओरल इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस। लास्ट टॉपिक अपना बच चुका है, कौन सा है वो बेटा, सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स बहुत इजी है। सर्जिकल मेथड्स वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या है सर, वास डिफरेंस को कट करके ऊपर टाई कर देते हैं इन मेल्स, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के ओविडक्ट्स ले लेते हैं और कट करके ऊपर टाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, यहाँ पे फलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहे हैं और यहाँ पे अपन वास डिफरेंस को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि बेटा यहाँ पे स्पर्म्स को इंसेमिनेट ही ना हो पाए और यहाँ पे बेटा ओवम ही यूट्रस में या फिर फलोपियन ट्यूब्स में फ्यूजन ही ना हो पाए। ये कैसा है बेटा, इरिवर्सिबल है, परमानेंट। अगर डॉक्टर बोलता है सर परमानेंट की ज़रूरत है तो सर्जिकल मेथड्स आर द ओनली वन ऑप्शन। ट्यूबेक्टोमी के रेट्स बेटा ट्वाइस
है वासेक्टोमी से। ट्यूबेक्टोमी ज़्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी का रेट ज़्यादा है, लेकिन जनरली वासेक्टोमी इज क्वाइट ईजियर देन ट्यूबेक्टोमी एंड डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मेनलीनेस वगैरह पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, नसबंदी वगैरह बोल देते हैं, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं होता वो। वी हैव टू स्टॉप द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, फोर्स करते हैं, जनरली फोर्स की उसको छोड़ देते हैं। अभी सर्जिकल मेथड्स में क्या देखा था, इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, डॉक्टर ने कंसल्ट किया, सर परमानेंट मेथड ही अपने को यूज़ करनी पड़ेगी, स्टेरलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, कि वास डिफरेंस कट कर देंगे, ऊपर टाई कर देंगे स्क्रोटम से इंसिशन बना के, उसको क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में ओविडक्ट्स कट करके ऊपर टाई कर देंगे थ्रू यूट्रस या फिर थ्रू वजाइना या फिर थ्रू अब्डोमेन के थ्रू ये कर सकते हैं। सो बेटा आज अपन ने डिस्कस किया टिल पेज नंबर 46। in the next class we will discuss medical termination of pregnancy, MTP and sexually transmitted diseases, STDs, and also we will discuss about infertility and assisted reproductive techniques. Art we will also discuss. So आज का वीडियो कैसे लगा बेटा, पार्ट 1 था, पूरा रिकैप लेने की कोशिश की है, सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश की है लेक्चर को। इफ यू लव्ड दिस वीडियो डू चेक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ग्रेट वीडियोस।